हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और ये वीडियो सेशन इस ज्योग्राफी के इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम समझने वाले हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं यानी कि जो संसाधन हैं ये किन्हें बोला जाता है और इन रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि कितनी तरह के रिसोर्सेज होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इन सब को समझने वाले हैं आज के चैप्टर में। तो करते हैं शुरू आज का ये वीडियो सेशन। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ये जो रिसोर्स हमने बोला है या संसाधन है ये होते क्या हैं, किन्हें बोला जाता है। तो anything available in the environment which can be used to satisfy our needs is called a resource। यानी कि हमारे इस एनवायरमेंट में जितनी भी चीजें पाई जा सकती हैं जो हमारी किसी ना किसी जरूरत को फुलफिल कर सकती हैं, सेटिस्फाई कर सकती हैं, उसको हम रिसोर्स बोल देते हैं। ये कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो सिर्फ वन लाइन की क्या है कि विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। कोई भी ऐसी चीज जो एनवायरमेंट में अवेलेबल है जो हमारी किसी नीड को फुलफिल कर सके उसको रिसोर्स बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से जरूर उठ सकता है। अब रिसोर्सेज कोई भी हो सकते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहां पे सारे क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज दिखा रखे हैं, एनिमल, एयर, ऑयल, रॉक्स, मिनरल्स, ये सारे क्या हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हम इन चीजों को यूज करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके अलावा अगर हम आज के समय की बात करें तो आप जैसे सारा दिन ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, आप ग्लोब यूज कर रहे हो अर्थ को समझने के लिए, आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, केमिकल्स यूज कर रहे हो, आप पेंसिल यूज कर रहे हो, आप खेलने के लिए बॉल यूज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आप पढ़ने के लिए बुक यूज कर रहे हो, नोटबुक से लिख रहे हो, पेंसिल नोटबुक पे लिख रहे हो, पेन यूज कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली क्या है, रिसोर्सेज ही हैं। लेकिन ये सारी चीजें हमें मिलती कैसे हैं, नेचर से मिलती हैं। कुछ चीजों को हम एज इट इज यूज कर लेते हैं और कुछ को हम जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उससे उसको मोल्ड करके जिस तरह हम उसको यूज करना चाहते हैं उस वे में हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हमने क्या समझा कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है वही सारी क्या है, रिसोर्सेज हैं। लेकिन हर रिसोर्सेज की क्या होती है, कोई भी रिसोर्स होता है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ये 3 कंडीशंस ऐसी हैं जो हर रिसोर्स को फुलफिल करना चाहिए, तभी हम उसको क्या करेंगे, रिसोर्स की लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। कोई भी अगर रिसोर्स होगा तो वो तकनीकी रूप से यानी कि टेक्नोलॉजी से हमारे लिए क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए। यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी आज के समय में हमारे पास अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी से हम उस रिसोर्स को यूज कर पाएं, तभी तो फायदा है ना। अगर हम उसको यूज ही ना कर पाएं, अगर कोई ना कोई रिसोर्स हमें लगता है कि यार ये रिसोर्स तो है बट हम इसे यूज तो कर ही नहीं सकते, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम उसको रिसोर्स की लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन चीजों को ऐड करेंगे जो जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है हम उसके अकॉर्डिंग उसको यूज कर पाए। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि आर्थिक रूप से संभव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस एनवायरनमेंट में कोई रिसोर्स अवेलेबल है बट उसे यूज करने की जो कॉस्टिंग आएगी, जो खर्चा होगा, वो कोई कंट्री अफोर्ड ना कर पाए या कोई इंसान अफोर्ड ना कर पाए, तो उस रिसोर्स का भी हमें कोई फायदा नहीं है। यानी कि वो अफोर्डेबल होना चाहिए, वो हमारा आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए, संभव होना चाहिए। लास्ट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। कोई भी अगर रिसोर्स होता है तो वो कल्चरली यानी कि जो कल्चर के लोग हैं, यानी कि लोगों को, जो भी पीपल्स हैं जो उसको यूज करने वाले हैं, उनको वो क्या करना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे यानी कि वो यूज ही नहीं करेंगे उस चीज को, तो उस रिसोर्स का भी क्या फायदा, ठीक है। क्योंकि हमने अभी क्या बोला कि रिसोर्स वही होगा जो हमारी सेटिस्फाई को हमारी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जिसको हम यूज करेंगे। तो इन 3 जो डेफिनेशन, इन 3 जो कंडीशंस हैं, इससे हमें एक चीज तो यहां पे समझ आ चुकी है कि अगर कोई भी रिसोर्स होगा या कोई भी संसाधन होगा, पक्का उसका कोई ना कोई यूटिलाइजेशन होता है। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि उसका कोई ना कोई यूजेस जरूर होता है, यानी कि जिस भी चीज का यूज होता है उसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स बोल सकते हैं, संसाधन बोल सकते हैं। अब जो इंसान होता है वो नेचर से इंटरेक्ट करता है, यानी प्रकृति से इंटरेक्ट करता है थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब अपने आर्थिक विकास के लिए। अब देखिए, आप जिस भी फील्ड को देख लीजिए कि इंसान हर फील्ड में तरक्की करना चाहता है।
अंत में हमारा जो गोल होता है वो क्या होता है, हर देश का गोल होता है, हर इंडिविजुअल का गोल होता है, हर कम्युनिटी का यही गोल होता है कि हमें अपना आर्थिक विकास करना है। हमारा आर्थिक विकास होगा तभी हमारी जो जीवन है वो बड़े आसानी से चल सकता है। ठीक है, उस आर्थिक विकास के लिए ही इंसान जो है नई से नई चीजें सीखता है, नई से नई स्किल डेवलप करता है। आप जो पढ़ रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो? आप पढ़ोगे, कल आपको जॉब्स मिलेंगी, उन जॉब से क्या होगा, आप इकोनॉमिकली अपनी डेवलपमेंट करोगे। और जब इंडिविजुअली हर लोग ऐसे ही अपनी डेवलपमेंट करने लग जाएंगे तो नेशन की भी क्या हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है। राष्ट्र की जो विकास है वो निर्भर करता है हर एक के विकास से, यानी कि आपके विकास से। तभी ये सारी एजुकेशन सिस्टम बनाए गए हैं ताकि आपके अंदर स्किल पैदा की जाए। तो यहां पे एक वर्ड आया टेक्नोलॉजी, कि इंसान अब आपने हर चीज में आज के समय में ये वर्ड देखा होगा कि टेक्नोलॉजी आज के समय में वर्ड बहुत यूज होता है हर चीज में। बट ये टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? टेक्नोलॉजी का मीनिंग होता है जो भी आपके पास स्किल है, जो भी आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, या जो भी आपके पास, जो भी आपने आज तक सीखा है, या जो भी आपके पास टूल्स या मशीन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इन सारे चीजों को जब आप यूज करते हो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, जब आप इन चीजों को यूज करते हो तो उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। यानी कि टेक्नोलॉजी का मतलब हमने क्या समझा, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, तकनीक का मतलब होता है कि जब आप अपनी किसी स्किल को या टेक्निकल नॉलेज को या किसी टूल को या किसी मशीन को यूज करते हो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए सपोज आपके पास कोई मशीन है, उससे आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हो, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्शन बोल देते हैं। तो उसके लिए आपने जिस भी मशीन या टूल्स का इस्तेमाल किया तो उसके यूजेस को ही हम क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। तो इंसान क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज करके किससे इंटरेक्ट कर रहा है, नेचर से। क्योंकि हर चीज हमें रॉ मटेरियल जो मिल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं, हमें रॉ मटेरियल तो नेचर ही दे रहा है ना, उसी को फिर हम अपनी टेक्नोलॉजी से कन्वर्ट करके जो भी हमें चाहिए हम उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि यहां पे मैं एक डायग्राम बना देता हूं। इस डायग्राम को देख के आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस चीज का डायग्राम बनाना चाह रहा हूं, यहां पे विंडमिल का। राइट, विंडमिल आपने देखी होगी। अब विंडमिल क्या हुआ, एक तरह की क्या हो गई, इंसान ने क्या किया, एक तरह की ये मशीन कह लो या एक टूल कह लो। ठीक है, तो एक टूल उसने बना दिया जिससे वो क्या करेगा, जो भी विंड आ रही है उस विंड को कन्वर्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। राइट, उस विंड को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो जब उसने विंड मिल को यूज किया और उससे उसने एनर्जी को जनरेट किया, यानी कि उसने क्या की, एनर्जी की प्रोडक्शन की, तो इसी चीज को हम क्या बोल देंगे कि दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। कि अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम विंड को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी होती है इसका मतलब क्या होता है। अगर एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछ भी ली जाए तो आप क्या कहोगे, द यूजेस ऑफ स्किल, टेक्निकल नॉलेज, टूल्स और मशीन फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी। तो इंसान उससे इंस्टीट्यूशन बनाता है, जैसे हमने यहां पे विंड मिल लगा के ये एक तरह का क्या बना दिया, इंस्टीट्यूशन बना दिया, जिससे हम नेचुरल चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं उस फॉर्म में जिसमें हम उन्हें यूज करना चाहते हैं। तो हमने यहां पे समझा इस स्लाइड में कि रिसोर्स यानी कि संसाधन होता क्या है, उसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए और इंसान कैसे संसाधनों को यूज करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ये जो रिसोर्सेज हैं इनको किस बेस पर क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर इनको क्लासिफाई करना। उत्पत्ति यानी कि किसी कोई चीज कैसे उत्पन्न हुई है, कैसे कोई चीज उत्पन्न हुई है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जब बात रिसोर्सेज के ओरिजिन की आती है तो यहां पे हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। ये क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, ये आपके पास 1 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक आ सकते हैं। अगर 5 मार्क्स का आएगा तो आपसे सारी क्लासिफिकेशन पूछ ली जाएंगी। अगर 3 मार्क्स का आएगा तो आपसे डिफरेंसेस पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक हैं, बायोटिक और अबायोटिक में डिफरेंस बताओ। या फिर ये पूछ सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दो विद द एग्जांपल्स। ठीक है, तो यानी कि ये जो टॉपिक हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अब यहाँ पे हमारे ओरिजिन के बेस पे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, या तो बायोटिक या अबायोटिक। अब बायो का मतलब आपको भी पता होगा कि बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो वर्ड का मतलब क्या है, लाइफ। तो जिनके अंदर लाइफ होगी यानी कि जो लिविंग है उनको हम बोल देते हैं बायोटिक, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, इंसान। फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, और फोना का मतलब क्या होता है, एनिमल्स। तो फ्लोरा हम फोना फोना कई बार दोनों भी यूज करते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया के जो फ्लोरा फोना है। फ्लोरा फोना में हम किन की बात कर रहे होते हैं, प्लांट्स की बात कर रहे होते हैं एंड एनिमल्स की बात कर रहे होते हैं। फिशरीज, फिशरीज मतलब कि फिशेज, फिशेज को जो पालने का काम मत्स्य पालन होता है उसको बोल देते हैं फिशरीज। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक किसे बोलते हैं इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लाइव स्टॉक को आप अपने आसपास देखते हो बट आपको इसके बारे में पता नहीं होता। लाइव स्टॉक का मतलब होता है एनिमल्स that are kept for use or profit। जब आप अपने प्रॉफिट के लिए या यूज के लिए एनिमल्स को अपने पास रखते हो, पालते हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइव स्टॉक। जैसे आपने अपने आसपास देखा होगा कुछ लोगों ने गाय रखी होती है, किसी ने भैंस रखी होती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि इनके पास ये क्या है, लाइव स्टॉक है। उसके बाद हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं नॉन लिविंग, यानी कि जिनमें लाइफ नहीं है, जैसे कि रॉक्स, मेटल्स एक्सेट्रा। देयर आर मेनी रिसोर्सेज विच आर नॉन लिविंग। तो बायोटिक, अबायोटिक, जो कि बहुत सिंपल डेफिनेशन, आई होप आपको समझ आ गई होगी। बायोटिक मींस लिविंग एंड अबायोटिक मींस नॉन लिविंग। उनके एग्जांपल जो भी आप क्लासिफिकेशन करोगे उनके एग्जांपल आपको जरूर देने हैं, तभी आपके मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है समाप्यता के आधार पर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं रिसोर्सेज की। समाप्यता मतलब कोई चीज कब समाप्त होगी, कोई चीज कब खत्म होगी। अब ये कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, ये होते हैं या तो रीन्यूएबल, यानी कि जो समाप्त होने के बाद फिर से रीन्यू हो सकते हैं, या फिर नॉन रीन्यूएबल, ये जो कि समाप्त होने के बाद रीन्यू नहीं हो सकते या फिर बहुत लंबे समय के बाद रीन्यू होंगे। इनको हिंदी में बोल देते हैं नवीकरण के आधार पर और अनवीकरण योग्य जो रिसोर्सेज हैं। अब रीन्यूएबल क्या होते हैं, द रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। यानी कि जो भी हमारे पास प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, चाहे वो फिजिकल हैं, केमिकल हैं, मैकेनिकल हैं, किसी भी तरीके से हम अगर किसी रिसोर्स को रीन्यू कर पाए तो उनको बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी ये रीन्यूएबल है, वाटर हमारा रीन्यूएबल है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें क्या है, हमारी रीन्यूएबल हैं, यानी कि नवीकरण के योग्य हैं। उसके बाद आते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल। दीज ऑकर्स ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, जिनको बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। जैसे आपको पता होगा ये पेट्रोलियम वगैरह, फॉसिल फ्यूल, मिनरल्स, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, नॉन रिन्यूएबल के। याद रखना एग्जाम्पल, कई बार 1 मार्क्स में सीधा सीधा एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के 2 एग्जाम्पल लिखिए। अनवीकरण योग्य है जो संसाधन है उनके 2 एग्जाम्पल लिखिए, तो आपको पता होने चाहिए एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकलेबल। याद रखना यहां पे रिसाइकलेबल वर्ड यूज हुआ है, ना कि रिन्यूएबल। यानी कि कुछ प्रोडक्ट को हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा काफी सारी पुरानी चीजों को रिसाइकिल करके फिर से नया बना दिया जाता है। इस तरह के कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो रिसाइकलेबल हैं। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल बार बार ये वर्ड आएगा, इससे आपको याद रखना है कि यहां पे किसकी बात हो रही है, पेट्रोलियम की बात हो रही है। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के जितने भी क्या हैं प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि वैक्स, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि डीजल, गैस, तो ये सारे के सारे क्या हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे के सारे एग्जॉस्टेबल हैं। तभी कहा जाता है कि जब भी आप व्हीकल वगैरह चला रहे हो, अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो या आप रेड लाइट पे खड़े हो, उसको साथ ही बंद कर देना चाहिए। क्यों बोला जाता है ऐसा, क्योंकि उसके अंदर जो फ्यूल है वो इसलिए नहीं बोला जाता कि आप अपने पैसे बचाइए, फ्यूल आप दोबारा डलवाओगे तो आपके ज्यादा खर्चा होगा। उसका मतलब सिर्फ यही नहीं है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, बट सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि ये फॉसिल फ्यूल हैं, ये लिमिटेड स्टॉक है, ये कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगे, और अगर ये खत्म हो गए तो हम इन्हें दोबारा जनरेट नहीं कर सकते, बिकॉज ये कौन से प्रोडक्ट है, नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कुछ एक तरफ रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स दिखाए गए हैं और एक तरफ नॉन रिन्यूएबल, जिसमें एनर्जी, न्यूक्लियर, कोल, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल, ये सारे दिखाए गए हैं। और रिन्यूएबल में जो भी आपके सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर एनर्जी, यानी कि वाटर, सोलर, विंड एनर्जी, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, रीन्यूएबल हैं, यानी कि नवीकरण योग्य संसाधन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारी है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर।
ओनरशिप से आप समझ सकते हैं कि किसका स्वामित्व है, कौन ओनर है। 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल। पहले तो इंडिविजुअल यानी कि एक इंसान की बात हो रही है, कम्युनिटी यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, या फिर विलेज की बात हो रही है, या फिर सिटीज की बात हो रही है, नेशनल यानी कि पूरे देश की बात हो रही है, और इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय यानी कि यहां पे वर्ल्ड की बात हो रही है। तो जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज की, इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी कि दीज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, जिनके ऊपर किसी व्यक्ति का संपूर्ण अधिकार है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे गांव में हम देखते हैं कि लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीनें, खेत होते हैं, उनके पास लैंड ओनरशिप होती है, और प्रॉपर उनके पास अपने लैंड को लेके कागजात होते हैं, यानी कि वो लैंड उन्हीं का ही है। तो उस लैंड के ऊपर किसकी ओनरशिप हुई? सिर्फ एक पर्सन की हुई। बट जो लैंड है, लैंड भी तो एक रिसोर्स ही है, नेचुरल रिसोर्स है लैंड एक, ठीक है। लैंड भी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। और उस नेचुरल रिसोर्स के कुछ हिस्से पे अगर किसी व्यक्ति का संपूर्ण अधिकार हो, व्यक्तिगत अधिकार हो, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? ये एक इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रिसोर्स है, व्यक्तिगत संसाधन है। अर्बन पीपल में आप देख सकते हो कि काफी सारे लोग जो शहरों में रहते हैं, किसी के पास अपना प्लॉट होता है, किसी के पास अपना घर होता है, या किसी ने और किसी तरह की प्रॉपर्टी अपने पास रखी होती है। ये सारे के सारों को आप क्लासिफाई करते हुए किस कैटेगरी में डालोगे? कि दिस ऑल आर इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी कि व्यक्तिगत संसाधन। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, प्लांटेशन ग्राउंड, पेस्चर लैंड जहां पे पशुओं को चराने के लिए ले जाया जाता है, ग्रेजिंग लैंड जिनको बोल देते हैं। पॉन्ड्स यानी कि तालाब, वाटर वेल्स जो कि जिसपे किसी एक पर्सन का जैसे कि अगर किसी पर्सन पे खेत वगैरह हैं, काफी जमीन है, तो उसने वहां पे एक कुआं बना दिया अपना। तो ये सारे के सारे क्या हुए? उसके इंडिविजुअल रिसोर्सेज हुए। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कम्युनिटी यानी कि एक समुदाय, यानी कि जिन पे पूरे समुदाय का हक होता है। रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी, जो कि किसी एक कम्युनिटी के सभी मेंबर्स को एक्सेसिबल है, यानी कि उसे सभी मेंबर्स क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जैसे कि गांव में आपने देखा होगा कि कुछ ग्रेजिंग ग्राउंड, अब ये मत सोचना कि ग्रेजिंग ग्राउंड यहां भी है यहां भी है। देखो, ग्रेजिंग ग्राउंड किसी ने अपने खेत में अपने जानवरों के लिए कोई एक जगह रख दी, उसको वो भी हो सकता है, यानी कि इंडिविजुअल भी हो सकता है, कम्युनिटी भी हो सकता है। जैसे गांव में सभी लोग अपने पशुओं को किसी एक लैंड पे चराने के लिए लेके जाते हैं, तो वो क्या हो गया? पूरा कम्युनिटी का हो गया, उसको हम बोल देंगे कम्युनिटी का, समुदाय की ये संसाधन है, कम्युनिटी का रिसोर्स है। बरियल ग्राउंड है, जब किसी को मरने पे जहां पे बरी किया जाता है, दफनाया जाता है, उस तरह के काफी ग्राउंड होते हैं, वो भी कम्युनिटी के अंडर आते हैं। विलेज के पौंड यानी कि गांव में जो बड़े बड़े तालाब होते हैं, जिसको सभी गांव के लोग यूज कर सकते हैं, वो भी कौन से होंगे? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होंगे। शहरों में आप देखते हो पब्लिक पार्क बनी होती हैं, पिकनिक स्पॉट्स बनी होती हैं, उनको भी सभी के सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो किसी एक पर्सन के नहीं होते। हम इनको भी किस में काउंट करेंगे? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में। या फिर प्ले ग्राउंड्स वगैरह जहां पे कोई भी जाकर खेल सकता है, वो भी क्या है? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हैं। बाकी और भी काफी सारे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज आपको इस डायग्राम में दिख रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में। ओनरशिप ही अभी चल रहा है। ओनरशिप में नेक्स्ट हमारे जो रिसोर्सेज आए हैं वो कौन से आए हैं? नेशनल रिसोर्सेज। इनको ध्यान से समझना है अपने। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? ऑन विच अ कंट्री हैज लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी का मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। जबरदस्ती उस कंट्री ने कब्जा ना कर रखा हो, अकॉर्डिंग टू लॉ उसके पास जिस भी रिसोर्स की ओनरशिप है, स्वामित्व है, उसको हम क्या बोल देंगे? नेशनल रिसोर्सेज। द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना कि जो भी देश होता है उसके पास लीगल पावर ये भी होती है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल की हो यानी कि व्यक्तिगत हो, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी कम्युनिटी की हो, उस पर भी उस देश का, उस कंट्री का अधिकार होता है। यानी कि जैसे आपके मान लो खेत हैं और वो ऑन रोड पड़ते हैं, या कोई ऐसी लोकेशन में पड़ते हैं जहां से कोई नया गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जाने वाला है, तो गवर्नमेंट को आप ये नहीं कह सकते कि आप मेरी जमीन ना लो अगर वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और वो प्रोजेक्ट लोगों के लिए बनाया जा रहा है। यहां पे इन्होंने क्या लिखा है कि कंट्री हैज ए लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। अगर कंट्री को लगता है कि पब्लिक की फैसिलिटी के लिए हमें कोई रोड प्रोजेक्ट लगाना है, कोई नहर निकालनी है, कोई रेलवे का बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, तो वो जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी ले सकती है। लेने का मतलब ये नहीं कि वो उस पर कब्जा करेगी, आपको उसके बदले में जो भी उसकी कीमत बनती है वो पैसे आपको दिए जाएंगे। बट आप उस सिचुएशन में ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं नहीं दूंगा,
क्योंकि जो भी उस रोड प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी जमीन आएंगी उसको पूरा अधिकार है कंट्री को लेने का, और उनको पर्सन को वो चीज देनी पड़ेगी और उसके बदले में जो भी उसको पैसे मिलने चाहिए वो उसको जरूर मिलेंगे। यानी कहने का मतलब जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी कंट्री की यानी कि नेशनल रिसोर्स में भी काउंट होती है। जैसे हम देखते हैं कितनी तरह के रोड प्रोजेक्ट लगते हैं, कई गांवों में से जो है नहर वगैरह पास होती है जो जिसमें कईयों के खेत पड़ते हैं तो उनको अपनी जमीन सरकार को देनी पड़ती है। या फिर कई जगह पे आपने देखा होगा रेलवे प्रोजेक्ट, पहले वहां पे कुछ लोगों की जमीनें थी, बाद में रेलवे प्रोजेक्ट निकला तो वहां से रेलवे का ट्रैक जा रहा होता है, तो जिनके भी जगह से वो जाता है वो जगह यानी कि उनको गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, बदले में जो भी उस जगह के लिए जो भी बनता है वो गवर्नमेंट उसको पे जरूर करती है। नेक्स्ट है हमारे all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundary। political boundary जैसे इंडिया की जो भी एक बाउंड्री है, ठीक है, मेरे को उतना अच्छा मैप नहीं बनाना आता तो एक रफ सा मैप हम ड्रा कर लेते हैं इंडिया का। इस इंडिया के ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है ये इंडिया की क्या है, पॉलिटिकल बाउंड्री है। इस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर चाहे वो फॉरेस्ट होंगे कुछ भी होगा, इस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितना कुछ भी है वो सारे के सारे भी नेशनल रिसोर्सेज हैं। और जब हम ये तो हमने बात की लैंड की, ठीक है, अब हम बात करते हैं ओशियन की। जैसे मान लो हमें पता है कि इंडिया के साउथ में इस रीजन में सारा क्या शुरू हो जाता है, ओशियन। इस साइड हमारा पड़ता है अरेबियन सी और इस साइड हमारे क्या पड़ती है, बे ऑफ बंगाल। बट देखा जाए तो ये सारे के सारे हैं क्या, ये इंडियन ओशियन का ही हिस्सा है। ठीक है क्या, ये इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो जब हम इस बाउंड्री से यानी कि इसको हम क्या बोल देते हैं, ये जो लाइन है, ये जो कोस्ट आप देख रहे हो, बाउंड्री आप देख रहे हो, इस बाउंड्री से जब हम समुद्र की तरफ जाते हैं, अंदर की तरफ, कितना अंदर जा सकते हैं, 12 नॉटिकल माइल। यहां पे नॉटिकल माइल से कंफ्यूज नहीं होना, जब हम ओशियन में दूरी को मापते हैं तो हम जो यूज करते हैं यूनिट्स वो यूज करते हैं नॉटिकल माइल। आपको मैं बता दूं, आपको हमेशा याद रखनी है 1 नॉटिकल माइल अप्रोक्सीमेटली 1.85 किलोमीटर के बराबर होती है। यानी कि 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.85 किलोमीटर। तो वो कह रहा है कि जिस भी देश की बाउंड्री है वहां से ओशियन के अंदर हम जब हम 12 नॉटिकल माइल यानी कि अप्रोक्सीमेटली 22.2 किलोमीटर अंदर तक जाते हैं, उस पानी को बोल दिया जाता है टेरिटोरियल वाटर। कौन सा वाटर बोला जाता है, टेरिटोरियल वाटर। यानी कि इस पानी के ऊपर भी उस कंट्री का, उस नेशन का क्या होता है, पूरा अधिकार होता है। ठीक है, इस पानी को भी वो कैसे भी यूज कर सकते हैं। और इस पानी के ऊपर ही नहीं होता, सिर्फ पानी के ऊपर जो एयर स्पेस है, यानी कि उस पानी के ऊपर की जो एयर है यानी कि जो उसके ऊपर का जो एनवायरमेंट है उसको भी अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए यूज कर सकती है। कौन सी कंट्री, जिस कंट्री के वो पास में लगता है। जैसे मैंने यहां पे इंडिया का ड्रॉ किया है, तो इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं ये एक बेस लाइन जा रही है। बेस लाइन का मतलब होता है जहां से किसी समुद्र का पानी स्टार्ट होता है। इंटरनल वाटर किसको बोला गया, उससे पहले इसको इंटरनल वाटर क्यों बोला गया, ध्यान से देखिए। ये जो लैंड की बाउंड्री है कभी ऐसे जा रही है कभी ऐसे जा रही है, यानी कि यहां पे कुछ लैंड अंदर जा रहा है कुछ, तो इसको इंटरनल वाटर बोल देते हैं हम, क्योंकि ये वाटर कुछ कुछ लैंड के अंदर आ रहा है। जहां से आगे सिर्फ समुद्र स्टार्ट हो जाता है उसको हम बोल देते हैं बेस लाइन। इस बेस लाइन से जब हम 12 नॉटिकल माइल्स अंदर जाएंगे तो 12 नॉटिकल माइल अंदर तक हमारे क्या होंगे, टेरिटोरियल वाटर होंगे। उस 12 नॉटिकल माइल से आगे फिर 12 नॉटिकल माइल तक हमारे जो होंगे उसको बोल देते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन बोल देते हैं। खैर आपके चैप्टर में इतनी डिटेल नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको मोटा मोटा जरूर बता दूंगा। टेरिटोरियल सी उसको बोलते हैं जिसको वो कंट्री किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, अपने यूजेस में ला सकती है, उस कंट्री का पूरा अधिकार है। कॉन्टिग्यूअस जोन उससे थोड़ा सा आगे चला जाता है, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो उस कंट्री का अधिकार थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है। अप टू 200 नॉटिकल माइल जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल में हमने कहां तक पढ़ना है, सिर्फ टेरिटोरियल वाटर तक, यानी कि जो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल अंदर तक जो हमारा टेरिटोरियल वाटर है हमें वहीं तक ही करना है, किसमें, नेशनल रिसोर्सेज में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। यहां पे हम इसी चीज को, इसी डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इसी के साथ साथ मैं फिर से एक इंडिया का डायग्राम यहां पे बना लेता हूं, साउथ रीजन का, क्योंकि साउथ रीजन में ही पानी पड़ता है। तो यहां से हम देख लेंगे ये हमारी क्या होगी, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारी बेस लाइन है। ठीक है, इस बेस लाइन से जब आप 12 नॉटिकल माइल
यानी कि अप्रोक्सीमेटली 22.2 किलोमीटर अंदर तक जाओगे तो इसको हम क्या बोल देंगे, टेरिटोरियल वाटर, जहां पे किसी भी कंट्री का संपूर्ण अधिकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट फिर से 12 नॉटिकल माइल मैंने लिख दिया यहां पे, यानी कि अगेन 22.2 किलोमीटर तक ये जो रीजन है इसको हम बोल देते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन। ठीक है, इसको भी इस्तेमाल कर सकती है वो कंट्री अगर उसको कोई रिसर्च वगैरह का काम करना है। और इसी बेस लाइन से सीधा अगर हम 200 नॉटिकल माइल तक चले जाएं, कितना, इसी बेस लाइन से, यानी कि मैं इस पॉइंट से आगे नहीं जा रहा हूं, सीधा बेस लाइन से ही जा रहा हूं, कितना अंदर, 200 नॉटिकल माइल। इसको बोला जाता है EEZ, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोला जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपसे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, इसको हिंदी में बोल देते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र को भी यूज किया जा सकता है अगर आपको कोई समुद्र में एक्सप्लोरेशन करनी है, कोई रिसर्च करनी है, या फिर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज में लाना है। ये नेचुरल रिसोर्सेज को अगर आपने क्या करना है, यूज करना है। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने का मतलब अगर आपने विंड एनर्जी क्रिएट करनी है वहां पे, ठीक है, ओशियंस के ऊपर हवा जो इतनी अच्छी खासी चलती है उससे विंड एनर्जी अगर आपने क्रिएट करनी है, या फिर वाटर से अगर एनर्जी क्रिएट करनी है, या फिर आपने उसको मैरीन काम के लिए यानी कि समुद्र में कोई रिसर्च वगैरह के लिए यूज करना है, तो इन चीजों के यूजेस के लिए आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी यूज कर सकते हो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से जो बाहर एरिया पड़ेगा, यानी कि 200 नॉटिकल माइल से जो बाहर एरिया पड़ेगा, उसको हम बोल देते हैं ओपन ओशियन, यानी कि ये क्या है, खुला महासागर है। इस खुले महासागर पर किसी भी कंट्री का अधिकार नहीं होता। नो इंडिविजुअल कंट्री हैज ओनरशिप ऑन दिस लैंड। इस लैंड पे किसी एक कंट्री का अधिकार नहीं होता। इसके लिए क्या बने होते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बने होते हैं। यानी कि अगर आपको 200 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल के बारे में भी बता देता हूं, ये अप्रोक्सीमेटली 370 किलोमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 370 किलोमीटर। यानी कि समुद्र के अंदर 370 किलोमीटर से दूर जब आप चले जाते हो, उससे बाहर जो पड़ता है ओपन ओशियन पड़ता है, खुला महासागर पड़ता है। इसको आप कोई भी कंट्री का, एक कंट्री का अधिकार इस पे नहीं होता। ये जो एरिया होता है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है। जैसे ये एरिया यूनाइटेड नेशन के अंडर है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बोल देते हैं एक ऐसी संस्था जिसके काफी सारी कंट्रीज क्या होती हैं, मेंबर होती हैं। मैनी कंट्रीज क्या होती हैं, जिसका मेंबर होती हैं। तो अगर इन्होंने उस एरिया को किसी यूज के लिए इस्तेमाल करना है तो उनको उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, ये जो EEZ है, ये किसने बोला कि ये 370 किलोमीटर तक ही होगा, यानी कि 200 नॉटिकल माइल तक ही होगा। ये जो EEZ की थ्योरी थी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। यूनाइटेड नेशन की एक कन्वेंशन हुई थी, यानी कि एक तरह की मीटिंग लगा लीजिए हुई थी। कब हुई थी, 1982 में हुई थी, 1982 में हुई थी। उसमें इन्होंने कुछ वाटर लॉ के बारे में बताया था, यानी कि कुछ कानून दिए थे पानी को लेके। उन्हीं वाटर लॉ के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया था, किसको एक्सप्लेन किया था कि EEZ क्या होगा और EEZ की जो रेंज है वो कितने नॉटिकल माइल तक होगी। याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो यहां से हमने किसको समझा, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय संसाधनों को समझा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आप ऐसा कुछ डायग्राम भी ड्रा कर पाए एग्जाम में तो आपको उसके बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपको ये कॉन्टिग्यूअस जोन वगैरह जरूरी नहीं है बताने की जरूरत है, आप बस टेरिटोरियल सी के बारे में बता देना और EEZ के बारे में बता देना और उसके बाद ओपन ओशियन के बारे में बता देना। ओपन ओशियन को इंटरनेशनल वाटर भी बोल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब आपको पता है, डेवलपमेंट मतलब विकास। विकास के स्तर के आधार पर, यानी कि किसी रिसोर्स का, किसी संसाधन का कितना विकास हुआ है उसके आधार पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको बोल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कौन कौन सी है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। पोटेंशियल, पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, कहते हैं ना हम कि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, यानी कि बहुत संभावना है, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब संभावी संसाधन।
संभावी संसाधन से हम क्या समझते हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, यानी कि ऐसे संसाधन जो किसी ना किसी रीजन में हमारे पास हैं बट उनको अभी तक हमने क्या नहीं किया? यूटिलाइज नहीं किया। वो अवेलेबल हैं बट हम किसी ना किसी कारण से उनको क्या नहीं कर पा रहे? यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उनका यूज नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि जहां पे राजस्थान और गुजरात है, वहां पे आपको पता है राजस्थान और गुजरात में क्या है? रेगिस्तान वाला एरिया है, डेजर्ट एरिया है। उस एरिया में जो बहुत तेज हवा चलती है, ठीक है, तो वहां पे अगर डेवलपमेंट अच्छी खासी हो जाए तो वहां से हम बहुत बढ़िया मात्रा में विंड और सोलर एनर्जी वहां से हम क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वहां पे डेवलपमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से अभी तक हम उस लेवल पे विंड और सोलर एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि हमारे पास पोटेंशियल है, उस एरिया में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बट हम उनका क्या नहीं कर पा रहे? यूज नहीं कर पा रहे, बिकॉज हमारे पास अभी उतनी डेवलपमेंट नहीं है। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है हमारे डेवलप्ड। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे रिसोर्सेज जो विकसित हो चुके हैं, मतलब जिनको हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड and their quantity and quality have been determined for utilization। ऐसे रिसोर्सेज जिनका प्रॉपर सर्वे हो चुका है, हमने उनकी क्वालिटी का पता लगा लिया है, हमने उनकी क्वांटिटी का पता लगा लिया है कि उनकी कितनी क्वांटिटी में यूज किया जा सकता है, ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं हम डेवलप्ड। जैसे कि हम कोल को यूज कर रहे हैं, आज के समय में हम नेचुरल गैस को यूज कर रहे हैं, आयरन को यूज कर रहे हैं, स्टील, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे क्या है? डेवलप्ड रिसोर्सेज है, बिकॉज हम इनको यूज कर पा रहे हैं। तो ऐसे और भी कितने सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो अपनी आसपास की चीजों में, जो जो भी आप चीजें यूज कर पा रहे हो, मतलब वो सारे क्या हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मींस अवेलेबिलिटी, कि कितनी मात्रा में वो अवेलेबल हैं और कितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कोई रिसोर्स कितना ज्यादा डेवलप होगा। इस एक लाइन में से भी आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है वो किन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो आप क्या कहोगे? टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, यानी कि उनकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है कि वो रिसोर्स कितनी मात्रा में अवेलेबल हैं। तो समझ आ गया होगा सबको। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारे इसी में ही डेवलपमेंट में 2 और रिसोर्सेज हैं, यानी कि इसमें 4 तरह के रिसोर्सेज हैं: पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। तो हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया है, संभावी, डेवलप्ड यानी कि विकसित। अब हम आए हैं स्टॉक यानी कि भंडार। स्टॉक आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, किसी चीज का भंडार करना, स्टॉक में रखना, कहते हैं ना, किसी चीज को हमने स्टॉक में रख दिया। सो मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में पाए जाने वाले वो मटेरियल विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड अमंग द स्टॉक। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो एनवायरमेंट में अवेलेबल तो हैं और वो हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं, उनको भी फुलफिल कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको यूज कर पाएं, उनको एक्सेस में ला पाएं। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि रिसोर्सेज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए, तो इसलिए हमने उनको किस में डाल दिया? स्टॉक में डाल दिया कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जब होगी तो हम उन्हें यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास पानी होता है, पानी आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत ज्यादा रिच सोर्स है एनर्जी का। यानी कि अगर हाइड्रोजन को हमें यूज करना आ जाए तो हम बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी टेक्निकल नो हाउ का मतलब होता है टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि हम इसको अपने किसी पर्पज के लिए यूज कर पाए। यानी कि पानी हमें पता है, पानी को हम पी सकते हैं, पानी के और भी कई सारे यूजेस हैं, बट पानी में जो हमें पता है H2O यानी कि हाइड्रोजन भी अवेलेबल है। इस हाइड्रोजन से बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, बट हमारे पास उतनी टेक्निकल नॉलेज अभी नहीं है, इसलिए हमने इस चीज को किस में डाल दिया? स्टॉक में डाल दिया। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो सेटिस्फाई कर सकते हैं हमारी नीड्स को, अवेलेबल भी हैं, बट हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, स्टॉक में और पोटेंशियल में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि इनके वो डिफरेंसेस भी पूछ लेगा। पोटेंशियल में हमने क्या बोला कि स्टॉक अवेलेबल हैं, वहां पे हम ये बात नहीं कर रहे कि टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास। हमें पता है कि हम विंड मिल लगा सकते हैं राजस्थान में, बट हमारे पास उतनी डेवलपमेंट अभी नहीं है, हम उतना डेवलप नहीं कर पाए हैं। डेवलप करने में और टेक्नोलॉजी होने में, दोनों में फर्क है, याद रखना। स्टॉक और
पोटेंशियल में डिफरेंस है। इसी के साथ हमारा एक और रिसोर्स आ जाता है, वो है हमारे कौन से, रिजर्व्स। रिजर्व करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिजर्व करके रखना, संचित करके रखना, इसको बोल देते हैं संचित कोष। which can be put into use with the help of existing technical knowledge। अब आपके पास स्टॉक और रिजर्व में भी डिफरेंस पूछ लिया जा सकता है 3 मार्क्स में, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक और पोटेंशियल में भी डिफरेंस पूछ लिया जा सकता है, पोटेंशियल और रिजर्व में भी डिफरेंस पूछ लिया जा सकता है। तो कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप हर पॉइंट का मतलब क्लियर करके चलना पहले से ही। सो रिजर्व किनको बोलेंगे, विच कैन बी पुट इन टू यूज, जिनको हम यूज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, यानी कि जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसे यूज कर सकते हैं, बट हमने उनका यूज करना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि इनको हमने फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए सेव करके रख दिया है। दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। हमें दिख रहा है कि यार ये चीज की अभी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, ये फ्यूचर में भी काम आ सकती है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। किस लिए यूज नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो हम उसको स्टॉक बोलते हैं, अगर डेवलपमेंट ना हो तो हम उसको पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, डेवलपमेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज नहीं कर रहे सिर्फ किस लिए कि वो फ्यूचर में काम आ सके, उसको हम बोलेंगे रिजर्व। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं नदी का पानी। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब आपको पता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस पे काम करते हैं, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हम अगर चाहें तो वो चीज कर सकते हैं, बट हम कर तो रहे हैं बट बहुत स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, ठीक है। कोल बेस्ड पावर प्लांट, न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट ज्यादा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाले ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम किस लिए लेके चल रहे हैं उसको कि ये फ्यूचर में काम आ सकता है। दस द वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज ए रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हैं। तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज काफी बेसिस पे देखी, ओरिजिन के बेस पे देखी, उत्पत्ति के आधार पर देखी, बायोटिक यानी कि अबायोटिक, उसके बाद हमने डेवलपमेंट के आधार पर देखी, हमने एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर देखी। तो कई तरह के पॉइंट्स आज हमने किए हैं क्लियर इस चैप्टर में, इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करना, तो आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर का पार्ट 1। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।